हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों का क्रमिक विकास, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इतिहास में जब हम शुरू करते हैं तो इतिहास की शुरुआत ही यहीं से होती है, जीवों के विकास से, कि किस तरह क्रमिक रूप से जीवों की उत्पत्ति हुई, आगे बढ़ते हुए फिर मनुष्य, बंदरों से सीधे चलने वाले मनुष्य, मनुष्य से फिर आगे बढ़ते हुए बुद्धिमान मनुष्य, होमो सेपियंस, ठीक है। फिर पाषाण काल, आदि मानवों का समय, फिर उसके बाद धीरे धीरे नदी घाटी की सभ्यताएं, फिर विकसित होती हुई आधुनिक सभ्यता तक। क्रमिक विकास के जो सिद्धांत था, यानी जिस तरह से पृथ्वी पर क्रमिक विकास हुआ, उसका सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक विवरण चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में बृहद रूप से, विस्तृत रूप से दिया, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि चार्ल्स डार्विन कौन थे। तो जीवों के क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। इनकी पुस्तक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने समझाया कि किस तरह सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल में एक कोशिकीय जीवों के रूप में हुई। एक कोशिकीय जीवों के रूप में अमीबा, पैरामीशियम। आप कभी विज्ञान पढ़ेंगे हाई स्कूल में या फिर इंटर में, तो आपको पढ़ाया जाएगा अमीबा की संरचना, पैरामीशियम की संरचना, इन एक कोशिकीय जीवों की संरचना। फिर धीरे धीरे एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय, यानी कई कोशिकाओं वाले जीवों की संरचना। फिर जल में एक तरह से कहा जाए कि काई, जिसे हम काई कहते हैं, बरसात में पानी लग जाए तो काई है, तो वो भी शुरुआती जीवन की संकल्पना है। वो काई का जो स्वरूप होता है, फिर उससे धीरे धीरे छोटी छोटी घासें, फिर बड़ी घासें, फिर झाड़ियाँ, फिर वृक्ष। उसी तरह बहुत छोटे छोटे वायरस यानी विषाणु, फिर उसके बाद जीवाणु, फिर अन्य उससे बड़े कीड़े मकोड़े, फिर अन्य कीड़े मकोड़े, फिर बढ़ते बढ़ते विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे, फिर बड़े विशालकाय जीव जंतु, और अंत में फिर स्तनपायी जीव। इस तरह जीवों का क्रमिक विकास हुआ है। तो शुरुआत किससे हुई? एक कोशिकीय जीवों से, यानी आरंभ में समस्त जीव एक थे। और जीवन की उत्पत्ति धरती पर कई हुई, किस तरह से हुई, इसके संबंध में कई थ्योरियां हैं, हालांकि मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि इस धरती पे जल था, उसी जल से एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई, फिर बहुकोशिकीय और फिर बड़े बड़े जीव बने। जबकि कुछ का कहना है कि किसी क्षुद्र ग्रह, यानी जिसे एस्टेरॉयड कहते हैं, आकाश में घूमता हुआ जिस पे जीवन था, वो आके धरती से टकराया, उस पे जीवन था, उसके कारण हमारे धरती पे जीवन का क्रमिक विकास हुआ। ये है कि जीवन पे कहीं से भी आया, लेकिन क्रमिक विकास जो जीवन का था, यानी जीवों का विकास था, वो क्रमिक रूप से यहीं पे हुआ। और धीरे धीरे आज इतने विशालकाय इस धरती पे सभ्यता का विकास हुआ है, जिसका आरंभ एक कोशिकीय जीवों से हुआ। जब हम पढ़ेंगे विज्ञान, तो उसमें मिलेगा कि जो जीवन है उसको दो हिस्सों में बांटा गया, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। पादप जिसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं, और फिर दूसरा जंतु जगत जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतुओं में हम मनुष्यों के बारे में चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्यों का जो उत्पत्ति हुई है, मनुष्यों की जो उत्पत्ति और विकास हुआ, वो बंदरों से हुआ। बंदर हमारे पूर्वज माने जाते हैं। बंदरों की कुछ प्रजातियों में इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, क्रमिक विकास, ठीक है। जब मनुष्य या जीवों के विकास की बात हम करते हैं, तो इसमें इस संदर्भ में हम इवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्रमिक विकास शब्द का। तो बंदरों में कुछ ऐसी प्रजातियां थी जो कि जिनका दिमाग औरों से अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़ा था।
ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने 2 पैरों पे चलना शुरू किया और फिर धीरे धीरे ये बिल्कुल सीधे खड़े होने लगे। जो सीधे खड़े होने लगे प्रजातियां, उन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? होमो इरेक्टस, यानी सीधे खड़े होने वाली प्रजातियां। एक बड़ा बदलाव था सीधा खड़ा होना, क्योंकि इसके बाद सीधे खड़े होने के पश्चात जो कार्य थे हाथों और पैरों के, वो अलग हो गए। हाथों और पैरों के काम अलग अलग हो गए। पैर के काम चलना रह गया पहले। अभी भी आप देखेंगे सारे बंदर चारों पैरों से चलते हैं, लेकिन जब होमो इरेक्टस आए तो 2 पैरों से चलना शुरू कर दिया, यानी चलने का काम केवल 2 पैरों पे हो गया और हाथों का काम धीरे धीरे दूसरा हो गया। ठीक है। अभी आप बंदरों को देखेंगे चारों पैरों से चलते हैं, हालांकि ऊपर वाले 2 का काम वो अन्य कामों में भी लेते हैं, लेकिन होमो इरेक्टस वो था, या होमो इरेक्टस उस आदिमानव को कहा गया जो कि सीधा खड़ा हो सकता था। यही आगे बढ़ते हुए सीधे खड़े हुए, फिर हाथों पैरों के काम बदले, पैरों का काम चलना, हाथों का काम अन्य दूसरे काम करना, और फिर धीरे धीरे आया होमो सेपियंस का काल। होमो सेपियंस कहते हैं बुद्धिमान मानव। देखिए, प्राचीन मनुष्यों की जो खोपड़ी हुआ करती थी, ब्रेन हुआ करता था, वो छोटा हुआ करता था। बंदरों में भी छोटा हुआ करता है, अन्य जीवों में वो छोटा था। होमो सेपियंस वो था जिसका ब्रेन बड़ा था। ब्रेन बड़ा होने यानी दिमाग बड़ा होने का मतलब, खोपड़ी बड़ा होने का मतलब है कि उसमें न्यूरॉन्स की संख्या में वृद्धि। न्यूरॉन्स वो होते हैं जो सोचने, समझने, यादाश्त सारी चीज़ों का काम करते हैं, यानी दिमाग की जो भी नसें होती हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है। चित्र में देखिए होमो इरेक्टस वो आदिमानव जो सीधा खड़ा हो गया। और उससे जब हम आगे बढ़ते हैं, होमो इरेक्टस के बाद, तो आप देखिए सोलोमैन, रोडेशियन, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और फिर मॉडर्न होमो सेपियंस। मॉडर्न होमो सेपियंस में हम लोग सम्मिलित किए जाते हैं, यानी जिनकी खोपड़ी बड़ी है और जिनके सोचने समझने की पर्याप्त क्षमताएं विकसित हैं। ये मनुष्यों का क्रमिक विकास है, जिसमें आप देखेंगे नॉन होमो, यानी जिन्हें मनुष्य नहीं माना गया, एप्स, लंगूरों की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन क्रमिक विकास धीरे धीरे हो रहा था, यानी 2 पैरों और हाथों का काम धीरे धीरे अलग हो रहा था। और ये आते आते ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक धीरे धीरे हाथ और पैर के काम अलग हो जाते हैं, लेकिन इन्हें एप्स की श्रेणी में ही रखा गया है। बहुत जगह खोजें हुई हैं आदि मानवों के बारे में, उनमें से पता लगा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आदि मानव पाया गया, उसके अलावा हाथ पैर के लगभग काम अलग अलग हो चुके थे। फिर होमो इरेक्टस आया, जिसमें पूरी तरह सीधे खड़े होने की क्षमता थी, रीढ़ सीधी हो। और फिर ये आगे बढ़ता हुआ होमो सेपियंस, यानी आधुनिक मानव जो हम लोग हैं, यहाँ तक पहुँचा है। देखिए, जीवों का जो क्रमिक विकास होता है, जीव जो होता है अपने प्रकृति से यानी पर्यावरण से बहुत कुछ सीखता है। बाह्य शरीर में उसी हिसाब से परिवर्तन होते हैं, उसके जीनों में भी म्यूटेशन होता है, यानी बदलाव होता है। आपने कभी, अभी हाल में कोरोना आया है, आप बहुत सभी लोगों ने पेपरों में पढ़ा होगा कि पहले अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन, मतलब अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं। उसका स्वरूप बदल रहा है। ये क्या है? यही वो गुण है, ये बुराई नहीं है, यही वो गुण है जिसके कारण इस धरती पे जीवन पनपा है। इसी के कारण इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ आ गई जो कि उस जीव को नष्ट कर सकती है, ऐसी दवा आ गई या फिर ऐसी चीज़ आ गई, बीमारी आ गई जो नष्ट कर सकती है, तो वो जीव अपने अंदर थोड़ा बदलाव कर लेता है। इसी को इवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे ही वैक्सीन देना शुरू किया कोरोना का, तो कोरोना के जो वायरस था उसने अपना रूप थोड़ा सा बदल लिया, उसमें इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। समझ रहे हैं? वो विकास हुआ और उस वैक्सीन के प्रति प्रतिरोधी हो गया। उस वैक्सीन से अब वो नहीं मरेगा, कमज़ोर हो जाएगा लेकिन मरेगा नहीं, यानी वो बचा रहेगा। ठीक है। फिर दूसरी वैक्सीन लेके आएंगे, फिर उसमें थोड़ा सा इवोल्यूशन होगा, मतलब थोड़ा और बदलाव हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ठीक है। फिर वो दूसरे के प्रति भी प्रतिरोधी बन जाएगा। इस तरह जो होता है जीवन, ऐसे ही हम लोग विकसित हुए हैं।
कोई एक जीव आया, इस पर्यावरण की कोई ऐसी चीज़ रही होगी जो उसे मारती रही होगी, उसमें से बहुत से जीव मर गए होंगे, लेकिन कुछ जीवों में इवोल्यूशन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, वो उस बदलाव को सह लेते हैं। जैसे मान लो पहले पहले धरती पे कोई एक कुस्की जीव बना, लेकिन धरती का टेम्परेचर ज़्यादा था, काफ़ी एक कुस्की से बहुकुस्की जीव बने होंगे, लेकिन बहुत उससे उसमें मर गए होंगे, क्योंकि वो उतने टेम्परेचर को, ज़्यादा तापमान को सह नहीं सक रहे होंगे, ठीक है। लेकिन उसी में कुछ ऐसे रहे होंगे जिनमें म्यूटेशन हुआ होगा, बदलाव हुआ होगा, और वो बच गए होंगे। फिर वो अपनी प्रजातियाँ बढ़ाएंगे, प्रजनन करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, और फिर क्या होगा, फिर ढेर सारे जीव बनेंगे। उनमें से फिर काफ़ी के लिए परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि वो बच नहीं पाएंगे, किसी न किसी कारण से मर जाएंगे, लेकिन कुछ उसमें ऐसे होंगे जो फिर उनमें म्यूटेशन होगा, बदलाव होगा, विकास होगा, और फिर वो बच जाएंगे, फिर नए जीव बनेंगे। इसी तरह जैसे कोरोना बदल रहा है, इसी क्रम में एक कोष के जीवों से हम लोगों का धीरे धीरे विकास हुआ है। पर्यावरण के कारण, दूसरे जीवों के कारण आपस में लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, खाते रहते हैं दूसरे को। कई तरह के बीमारियां हैं, वायरस है, जीव जंतु, पर्यावरण की कई गैसें हैं, कई केमिकल हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जीवों को नुकसान पहुंचाती हैं, जो उन्हें मारना चाहती हैं या मार देती हैं। और विकास क्या है, इन्हीं मारने वालों से अपने आप को बचा लेता है, अपने आप को बदल लेता है, और नई पीढ़ी के नए जीव पैदा करता है, जिनसे उन चीज़ों से लड़ने की क्षमता होती है और वो बचे रहते हैं। इसी को अनुकूलन भी कहा जाता है। अनुकूलन यानी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। आपने कभी पढ़ा होगा कि जो बहुत ठंडे प्रदेशों के जानवर होते हैं, उनके शरीरों पे घने बाल पाए जाते हैं। वो एक अनुकूलन है। किस लिए? कि अगर घने बाल नहीं होंगे तो सर्दी इतनी लगेगी, जब बर्फ़ का मौसम आएगा, बर्फ़ गिरेगी तो इतनी सर्दी लगेगी कि वो मर जाएंगे। तो बाल हो जाने से क्या होते हैं, उस बर्फ़ से, सर्दी से उनकी रक्षा हो जाती है, ठीक है। रेगिस्तान के पौधों को आप देखिए, पत्तियां बहुत कम होती हैं, केवल तने तने रह जाते हैं कांटेदार। क्यों? पत्तियां रहेंगी तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और पानी की कमी वहाँ रहती है, पेड़ पौधे रेगिस्तान में सूख जाएंगे, तो वहाँ पत्तियां होती ही नहीं, केवल तने तने होते हैं, मोटे छाल, जिससे पानी के नुकसान बिल्कुल कम हो सके। यानी बहुत कम पानी पे भी वो ज़िंदा रह सके। तो इसी को हम अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन भी इसी को कहा जाता है, यानी कि क्रमिक विकास, धीरे धीरे अपने आप को उस परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेना। मनुष्य का विकास भी इसी तरह हुआ है, यानी जल में एक छोटे कोशिकीय जीवों से लेते हुए बढ़ते हुए आज तक आदिमानव तक। जब आदिमानव की हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में, पाषाण काल के रूप में हम मनुष्यों का अध्ययन करते हैं, जो खाने पीने के लिए शिकार करने योग्य हो गए थे, और उसके बाद फिर ये नदियों के किनारे बसते हैं और खेती वगैरह करना शुरू करते हैं, अपनी बस्तियां बसाने शुरू करते हैं, और बड़े बड़े नगरों शहरों का विकास होता है। इस तरह क्रमिक रूप से जीवों का और मानव सभ्यता का नदियों के किनारे धीरे धीरे विकास हुआ।